बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज का मौजू हमारे लिए इस कदर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन 13 बातों की जो आपको अपनी बेटियों को 13 साल से पहले समझा देना चाहिए। 13 साल का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 13 से 19 साल यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये जो 7 साल हैं इसको टीन एज तस्वुर किया जाता है, कहा जाता है कि टीन एज है। बच्चों की शख्सियत बनाने में और बिगाड़ने में बहुत बड़ा किरदार जो होता है वो इस टाइम पीरियड का होता है। इस टाइम पीरियड के अंदर बच्चों की इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही होती है। यानी बच्चे जहनी तौर पे कुछ अलग अंदाज से सोच रहे होते हैं, उनकी जहनी तरबियत की जरूरत होती है, उनकी जज्बाती तरबियत की जरूरत होती है, उनकी जिस्मानी तरबियत की जरूरत होती है। इसलिए नाज़रीन, बहुत जरूरी है कि अपनी बेटियों को आप ये बातें वक्त से पहले बता दीजिए। और अगर वो 13 साल की हो चुकी हैं या बड़ी हो चुकी हैं तो अब भी आपको इन चीजों को फोकस करने की बहुत जरूरत है। हम जानते हैं कि जो चीज जितनी जल्दी समझा दी जाए बाद में वो उतनी ही आसानी का सबब बनती है, लेकिन अगर देर हो भी गई है तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं से तो शुरू करने की जरूरत है ना। और अगर बच्चे छोड़ने हैं आपके तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अभी से इन चीजों पर काम करना शुरू कर दें। नाज़रीन, बच्चे बहुत तेजी से बड़े होते हैं। हमारी बेटी कल हमारी गोदों में खेल रही थी, आज वो 10 साल की हो चुकी है, कल वो 13 साल की हो जाएगी। तो अगर हमने अभी से उसके लिए प्लानिंग नहीं की, अभी से हमने नहीं सोचा कि उसको कैसा इंसान बनना है, उसको अपनी जिंदगी में क्या कुछ करना है, हमने अगर अभी से प्लानिंग नहीं की तो फिर वो खुदरो पौधे की तरह कुछ भी बन जाएगी। फिर वो फायदे नहीं नुकसान पहुंचाएगी। फिर वो हमारे लिए तकवीयत का, एनर्जी का सबब नहीं बनेगी, बल्कि हमारी एनर्जी चूसती रहेगी, हमें कमजोर करती रहेगी और एहसान भी नहीं मानेगी। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को 13 साल से पहले, बेटियों को खास तौर पे, बेटों को क्या बात सिखानी है उस पर हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम ये बता रहे हैं कि बेटियों को 13 साल से पहले 13 बातें कौन सी बता देनी चाहिए। नंबर 1, नाज़रीन, लड़कियों के अंदर और लड़कों के अंदर भी चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनके अंदर तब्दीलियां रोनुमा होना शुरू होती हैं। हम देखते हैं कि लड़कों के चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं और दूसरी तब्दीलियां होती हैं। लड़कियों के अंदर भी कुछ तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। अगर माँ अपनी बेटियों की अच्छी दोस्त नहीं है, बेतकल्लुफी नहीं है, उनसे बातचीत नहीं करती, तो उसका नुकसान क्या होगा? जैसे ही आपकी बेटी में वो तब्दीलियां रूनुमा होंगी, उसके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उकताहट, ये सब के सब पैदा होना शुरू होंगे और ये नेचुरल है, सब में होती हैं। लेकिन जो माएँ समझदार होती हैं, जिन्होंने इन चीज़ों पर नज़र रखी होती है कि हमारी बेटी बड़ी हो रही है और हमें बेटी को किस तरह समझाना है, वो अपनी बेटी को बहुत आसानी से हैंडल कर लेती हैं। समझाते वक्त जो सबसे अहम बात है वो इस बात का ख्याल रखना है कि आपको गुस्सा नहीं होना, आपको प्यार मोहब्बत से अच्छे अंदाज से उसके सवालों का जवाब देना है। उसको ये एहसास दिलाना है कि बेटा आप बड़ी हो रही हैं। ये जो एहसास होता है ना कि हम बड़े हो रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ताकतवर एहसास होता है। बचपन से जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है बच्चों की, वो क्या होती है? वो होती है बड़ा होना। इस बड़े होने को प्रिटेंड करने के लिए लड़कों को तो आपने देखा है सिगरेटें पी रहे होते हैं, बदतमीजियां कर रहे होते हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, ये साबित करने के लिए हम बड़े हो गए। यानी बड़े होने का एहसास एक बहुत बड़ा एहसास होता है इंसानों के अंदर, बच्चों के अंदर खास तौर पर। अपनी बेटियों को एहसास दिलाइए कि बेटा आप बड़ी हो रही हैं और आपके अंदर ये तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, वो दुनिया की हर औरत के अंदर होती हैं। ये कोई ऐसी यूनिक नहीं है, लेकिन अगर आपने इन फीलिंग को समझ लिया तो ये आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो आप जब अपनी बेटी से बात करेंगी, उससे उसको समझाएंगी। अच्छा, बहुत सारे वालिदैन इस मामले में बिल्कुल लापरवाह होते हैं और बहुत सारे वालिदैन बहुत कॉन्शियस होते हैं, एक्स्ट्रा केयर करना शुरू कर देते हैं। अगर वो गुस्सा कर रही है अपने बहन भाइयों पे तो उसको साइड में ले आना शुरू कर देंगे, सबको डांटेंगे, बच्चों को, इसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। नाज़रीन, अफरात तफरीत का शिकार होना, या तो आप इस एक्सट्रीम पे जाएं या इस एक्सट्रीम पे, या तो गुस्सा करना शुरू कर दें या आप एक्स्ट्रा केयर करना शुरू कर दें, गैर जरूरी केयर करना शुरू कर दें, दोनों नुकसानदेह। बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि तुम स्पेशल हो। ये आपको हर एज में एहसास दिलाना है, इस एज में खास तौर पे एहसास दिलाएं। लेकिन उसको ऐसा ना करें कि हर मामले में उसको लगे कि आप उसको स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। ये और चिढ़ जाएगी वो, और आप देखेंगे उसके अंदर बिहेवियर के इश्यूज आएंगे। नॉर्मल रखें, प्यार मोहब्बत से बात करें। वक्त से पहले जब आप उस पर नजर रखेंगे तो आप उसको समझाने में आपको आसानी होगी। नहीं, दूसरी बात वो आपको बच्चे को समझानी है कि हाउ टू हैंडल योर इमोशंस।
अपने जज्बात को किस तरह से काबू में रखा जाए। हम ये समझते हैं कि हमारे जज्बात हमारे काबू में नहीं है। हम समझते हैं गुस्सा करना और बदतमीजियां करना या डर जाना या सुस्त और काहली का में मुब्तला हो जाना सब फितरी है, नॉर्मल है, नेचुरल है। नाज़रीन, नॉर्मल हो सकते हैं लेकिन ये सब हमारे कंट्रोल में होते हैं। डर जाना, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कॉकरोच देख के डर जाती हैं, बहुत सी छिपकलियां देख के डर जाती हैं। कितनी लड़कियां होती हैं डर जाती हैं, लेकिन आप ये कहें तो ये तो फितरी बात है, ये तो नेचुरल है। ये फितरी बात नहीं है। इसी पाकिस्तान के अंदर, आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर आप देखेंगे ऐसी ऐसी लड़कियां नजर आएंगी जो छिपकली को छोड़ें सांप के साथ खेलती हुई नजर आएंगी। उनकी तरबियत ऐसे माहौल में हुई है, उनके लिए वो एक आम सी चीज है। तो आप अगर ये समझते हैं कि गुस्सा आना बिल्कुल ही इंसान के बस में नहीं है, गलत समझते हैं। आपको अपनी बेटी को यह समझाना है कि आप अपने जज्बात की खुद मास्टर हैं। कंट्रोल करना सिखाएं खुद के ऊपर, और कंट्रोल करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिखानी है वो ये सिखाना है सबकी रिस्पेक्ट करें। और रिस्पेक्ट करने में यह सिखाना है कि रिस्पेक्ट दिल से की जाती है, डर के दब के नहीं की जाती। जब आप अपनी बेटी को ये बात बताएंगे, समझाएंगे, तो आपको एहसास होगा कि उसकी पर्सनैलिटी पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो अपनी बेटी को बताएं कि अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। तो ये भी बताइए कि जब आपकी जिंदगी में तब्दीलियां जब रोनुमा हो रही हैं तो आपको गुस्सा आएगा, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उसको कंट्रोल करना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए, शुक्र अदा करना सीखिए, खुश रहना सीखिए, पॉजिटिव बातों को फोकस करना सीखिए, वगैरह वगैरह। आप उसका फोकस पॉजिटिव चीजों पर लेकर आएंगी, वो खुश रहेगी। आप उसका फोकस नेगेटिव चीजों पर लेकर जाएंगी तो वो गुस्से में रहेगी। यानी आप उसको डांट रहे हैं या आप उससे नाराज हो रहे हैं या उससे बातचीत करना छोड़ रहे हैं, जितनी सारी नेगेटिव चीजें आप करेंगे तो ये उसकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव असरात मुरतब करेंगे। तीसरी बात आपको अपनी बेटी को ये बताने की जरूरत है कि वो पुरकशिश है। हम अपने बच्चों को एहसास ही नहीं दिलाते कि वो कितने अच्छे हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपके बच्चे की कॉम्प्लेक्शन थोड़ी सी डार्क है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है, ज्यादा मोटा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आप उसकी सलाहियतों की तारीफ कीजिए, आप उसकी फिजिकल चीजों की तारीफ मत कीजिए, आप उसकी मेंटल चीजों की तारीफ कीजिए, उसकी वैल्यूज की तारीफ कीजिए, उसके अच्छे बिहेवियर की तारीफ कीजिए। आप उसको ये एहसास दिलाइए कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो। चाहे वो फिजिकली बहुत ज्यादा खूबसूरत ना हो या बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इससे भरपूर जिंदगी गुजारने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़हनी तौर पे वो कितनी खूबसूरत है, इससे उसकी जिंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बच्ची की तारीफें करनी है। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पुरकशिश होने के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं है। पुरकशिश लोग कौन होते हैं? जिनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अट्रैक्टिव हो, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग उससे मोहब्बत करें, लोग उससे खुश हों, लोग उसके पास रहना चाहें, वक्त गुजारना चाहें, तो फिर आपको उसकी ज़हनी सलाहियतों की तारीफ करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यूज़ की तारीफ करनी पड़ेगी और उसका फोकस ज़ाहिरी चीज़ों से हटा के बातनी चीज़ों की तरफ लाने की ज़रूरत होगी। इस मौजूद में पहले तफसील से बात कर चुके हैं, इसलिए हम आगे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अपने बच्चों की जिस्मानी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखें। हमें बहुत सारे वालिदैन ऐसे नजर आते हैं, वो कहते हैं भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेटी जो है वो या हमारी बेटी वो कितनी मोटी है। बॉडी शेमिंग और कलर कॉम्प्लेक्शन और ये वो, हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आपकी बेटी एक्टिव है या नहीं है, वो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है या नहीं होती है, वो फिजिकली फिट है या नहीं है। हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन देख चुके हैं जिसमें लड़कियां जिनका वजन ज्यादा होता है वो बहुत दुबली पतली लड़कियों को रेस पे पीछे छोड़ देती हैं क्योंकि वो फिजिकली बहुत फिट होती हैं। आपको अपने बच्चों को फिजिकली, बेटियों को खासतौर पे फिजिकली फिट करने की बहुत जरूरत है। वरना हम क्या देखते हैं, कितनी सारी आपको खवातीन ऐसे नजर आएंगी शादी के बाद वो बीमार ही पड़ी रहती हैं। फिर वो कहती हैं मर्दों ने तो बीमार किया है, हमें किसी ने भी बीमार किया। लेकिन जो फिजिकली एक्टिव होती हैं, अलर्ट होती हैं, फिट होती हैं, वो जिंदगी में तवील अरसे तक अपने आप को फिट रखती हैं, जिनकी सेहतमंद सरगर्मियां होती हैं, तो स्कूल लाइफ के अंदर भी, कॉलेज लाइफ के अंदर भी, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी और उसके बाद सारी जिंदगी तवील अरसे तक फिट रहती हैं, खुश रहती हैं। तो अपने बच्चों को फिट रहना सिखाइए। पांचवी बात आपको ये बताना है कि लड़कों के साथ किस तरह से डील किया जाए।
बहुत सारे मामले में हम देखते हैं कि लड़कियां और लड़कों के दरमियान एक जंग चल रही होती है, एक मुकाबला चल रहा होता है, एक कंपटीशन चल रहा होता है कि हमें लड़कों को हराना है। लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के बुरे होते हैं, लड़कियां अच्छी होती हैं। लड़कों से मुकाबला करने की आपको कतई कोई ज़रूरत नहीं है, आपका किसी से मुकाबला ही नहीं है। आप डिफरेंट चीज़ें हैं, आपका मुकाबला लड़कियों से भी हो सकता है, लड़कों से भी हो सकता है, लेकिन मुकाबला करना, मवाजना करना, ये बहुत नुकसानदेह। कितनी लड़कियों को हमने देखा है, उनकी ज़िंदगी इसलिए ख़राब होती है, बहन भाइयों की ज़िंदगी इसलिए ख़राब होती है, उनको ये लगता है कि भाइयों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। ये लड़के होने के ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। लड़के अपनी मर्जी से बहुत सारे फैसले ले लेते हैं, हम फैसले ले ही नहीं सकते। इस मुकाबले की वजह से उनकी खुशी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, नुकसानदेह ये चीज़। इसी तरह से हम देखते हैं लड़कों को ये लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं। क्लास के अंदर टीचर्स जो हैं वो लड़कियों की बात ज़्यादा मानती हैं, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हैं, उनको ज़्यादा टाइम देती हैं कि टाइम देते हैं। जॉब्स के मामले में लड़कियां, फिर देखें ये माइंडसेट बढ़ता रहता है। वो सोचती हैं जॉब के मामले में भी लड़कियों को ये लगता है कि लड़कों को आसानी से जॉब मिल जाती है, लड़कों के पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं जॉब करने के। लड़कों को ये गुस्सा होता है कि हमसे कम सलाहियतों की लड़कियों को हमसे अच्छी सैलरी में जॉब मिल जाती है। तो नाज़रीन, ये बचपन से जब ये मुकाबले डाल देते हैं ना, तुम लड़की हो और तुम लड़के हो, तो इसका बड़ा नुकसान होता है। तो अपने बच्चों को ये बताइए कि आपका लड़कियों और लड़कों से कोई मुकाबला नहीं है, लड़के अलग हैं, लड़कियां अलग हैं, आपको साथ साथ सर्वाइव करना होता है। हम देखते हैं ये मुकाबला आगे चल के और भी नुकसानदेह होता है। नाज़रीन, आप समझ सकते हैं ना कि एक जैसा होना कितना नुकसानदेह हो सकता है। दुनिया की खूबसूरती ही वैरायटी में है, मुख्तलिफ होने में है। अगर मियाँ बीवी एक जैसा हो जाते तो ज़िंदगी कितनी बोरिंग हो जाती। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें अगर एक जैसी हो जाती तो कितना बुरा होता। तो अपने बच्चों को समझाएं कि ये वेरिएशन ही तो ब्यूटी है। नाज़रीन, अपने बच्चों को ऑनलाइन वर्ल्ड से मुकाबला करना या उसे डील करना सिखाइए। ऑनलाइन वर्ल्ड ने बेड़ा गर्क कर किया है हमारी सोसाइटी का। हमारे बच्चों को ये लगता है कि हमारे घर वाले हमसे मोहब्बत नहीं करते। हमसे बाहर मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, कमेंट में भी, वैसे भी, और घर वालों को हमारी अच्छाइयाँ नजर ही नहीं आ रही होती हैं। नाज़रीन, ऑनलाइन वर्ल्ड एक दूसरी दुनिया है, वर्चुअल वर्ल्ड एक अलग दुनिया है, रियल वर्ल्ड एक अलग दुनिया है। ये बात आपको अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है। मैंने ये बात देखी सबसे पहले जब मैंने ऑब्जर्व किया, कंदील बलोच को आप जानते हैं, उसका मर्डर हुआ, उसके भाई ने उसको कत्ल कर दिया। पूरे पाकिस्तान का मीडिया ही नहीं, बाहर के मीडिया ने भी इस पर बड़ी आवाज़ उठाई। कंदील बलोच के हक में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन आपको पता है कि उसके जनाजे में कितने लोग थे? रियल वर्ल्ड अलग है, वर्चुअल वर्ल्ड अलग है, बाहर की दुनिया बिल्कुल ही अलग है। तो हम क्या करते हैं, हम भी गलत ये करते हैं कि बच्चों को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते आमतौर पे, ये वो अप्रिसिएशन नहीं दे रहे होते जो उनको बाहर से मिल जाती है। तो उनको लगता है कि बाहर के लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, घर के इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, जो ऑनलाइन वर्ल्ड है वो ये बताती है अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो ये एहसास दिलाती है कि हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और बहुत ज़बरदस्त है। तो बच्चों के अंदर ये एहसास होता है कि हम ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, सब कुछ नहीं खरीद सकते। तो उनमें एक एहसास कमतरी पैदा होती है। नहीं, बाहर की जो चीज़ें जो आपको मिल रही हैं, ऑनलाइन जो चीज़ें मिल रही हैं, वो हर चीज़ तो अच्छी नहीं होती ना, और हर चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो बच्चों को ये बात बताने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन वर्ल्ड से किस तरह टैकल करना है। बच्चों को ज़्यादा मोबाइल से और इन चीज़ों से दूर रखने की ज़रूरत है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनको रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी सातवीं बात अपने बच्चों को आपको ये समझानी है कि शेयर कैसे करते हैं, अपनी चीज़ें बांटते कैसे हैं, ये सिखाना क्यों ज़रूरी है। शेयरिंग कॉन्फिडेंट लोगों की सबसे बड़ी खूबी होती है। एहसास कमतरी का शिकार शायद अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता, इनसिक्योर होता है ना कि मैंने दे दी और बाद में मेरा क्या होगा। जिसमें कॉन्फिडेंस होता है वो कहता है बाद में फिर हासिल कर लूँगा, मेरे अंदर सलाहियतें हैं, मैं दोबारा उनको हासिल कर लूँगा। तो शेयरिंग की आदत अगर आपने नहीं डाली तो आप अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सकेंगे। बच्चे बड़े होते हैं तो जब उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता तो शादी के बाद भी आप देखते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि उनका शौहर, वो कहती है मेरा शौहर है, वो अपना टाइम, उसका टाइम भी मेरा टाइम है, वो अपना टाइम भी अपनी बहनों के साथ या अपनी माँ के साथ ज़्यादा शेयर ना करें। ये बहुत आम सी बात है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता, यकीन करें ये बहुत आम सी बात है। ख़वातीन कहती हैं अब तो शादी हो गई ना हमारी, अब तो शौहर पे जो कुछ है वो हमारा है। ये आम सी बात है। वो अपने भाइयों का इतना क्यों कर रहे हैं, वो अपनी बहनों के लिए इतना क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन हमें कहती हुई क्यों मिलती हैं, शेयरिंग सीखी नहीं उन्होंने। फिर ये जंग चलती रहती है। फिर उसके बाद जब वो वही जो बीवियाँ सास बन जाती हैं, फिर वो कहती हैं हमारा बेटा तो हमारा है। फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि जो अब नई औरत आई है उसने भी शेयरिंग नहीं सीखी हुई।
फिर एक इख्तिलाफ। नाज़रीन, शेयरिंग सिखाएं हर मामले में, चीज़ों के मामले में, रिश्तों के मामले में। उनको बताएं कि चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। शेयर्ड जॉय इज डबल जॉय। जब आप जॉय शेयर करते हैं वो डबल हो जाता है। शेयर्ड सोरो इज हाफ सोरो। गम शेयर करने से वादा रह जाता है। तो आप बच्चों को बताइए कि शेयरिंग कितनी बड़ी दौलत है। हर चीज पे कब्जा कर लेना एक अच्छी आदत नहीं है। आठवीं बात, नाज़रीन, आठवां पॉइंट ये है कि अपनी बेटियों को ये बताइए कि दोस्तों के साथ किस तरह से राब्ता रखा जाता है, किस तरह डील किया जाता है। बहुत सारी लड़कियां दोस्ती में इतनी आगे निकल जाती हैं कि उनको लगता है कि दोस्ती यहाँ ही सब कुछ है, और फिर जब वहां पे उनको नजरअंदाज किया जाता है किसी वजह से, इंसान है करता है वो, तो फिर उनका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। लड़कियां खास तौर पर रिलेशन में ज्यादा इमोशनल होती हैं लड़कों के मुकाबले में, उनको तकलीफ ज्यादा होती है। तो लड़कियां और लड़कियों में दोस्ती में बाज़ औक़ात वो ये भी ख्याल नहीं कर पाती कि दोस्तों से, लड़कों से दोस्ती रखनी है या नहीं रखनी, रखनी है तो किस हद तक रखनी है, ये उनको नहीं पता होता, क्योंकि माँ बाप ने इस बारे में कभी बात ही नहीं की होती। माँ बाप को चाहिए, सबसे अहम बात क्या है कि अपनी बेटी के दोस्तों से दोस्ती कीजिए। ये दोस्ती इसलिए नहीं कीजिए कि आप अपनी बेटी की खबरें लेना चाहती हैं कि आपको मखबूलियाँ करें, इसलिए नहीं, इसलिए ताकि आप अपने बच्चों को समझ सकें, आप अपनी बेटी के दोस्तों को भी समझ सकें और आप अपनी बेटी को भी समझ सकें। जितना ज़्यादा समझ सकेंगे उतना ज़्यादा आप उनकी मदद कर सकेंगे, उनको अच्छा इंसान बनाने में, कामयाब इंसान बनाने में। नवी बात यह है कि अपनी बेटियों को अपनी जंग खुद लड़ना सिखाइए। बहुत सारे वालिदैन अपनी बेटियों को इतना पैम्पर करते हैं, उनकी हर जंग खुद लड़ने के लिए तैयार होते हैं, खड़े हो जाते हैं। अपनी बेटियों को बताइए कि कोई प्रॉब्लम बचपन से सिखाइए। कभी भी वो आपके सामने प्रॉब्लम लेकर आए तो आप उनको प्रॉब्लम हल करने का तरीका सिखाइए, सवाल जवाब के जरिए। बेटा बताओ इसको किस तरह से करना चाहिए, ये काम कैसे हो सकता है। आपकी बेटियां जवाब जब खुद तलाश करेंगी तो उनको समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। और अगर आप उनकी लड़ाई खुद लड़ना पहुंच जाएंगी तो वो अंदर से कमजोर रहेंगी। इसमें एक बात का और ख्याल रखें, बाज़ औक़ात लड़कियां इस तरह के प्रॉब्लम का शिकार होती हैं कि इनको हल नहीं मिल रहा होता। बाज़ औक़ात लोग उनको इस कदर तंग कर रहे होते हैं, बुलिंग कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं। उनको अकेले मत छोड़ें। जंग लड़ने जब वो अकेली जाए तो उनको पता हो कि पीछे मेरे माँ बाप की भी फौज पीछे खड़ी हुई है। अकेले जंग तो मुझे लड़ना है, लेकिन मेरे माँ बाप की सपोर्ट मेरे साथ है। अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो वो मेरे साथ खड़े हुए होंगे। ये कॉन्फिडेंस भी बच्चों को होना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं। अपनी जंग वो खुद लड़ें, लेकिन उनके साथ माँ बाप का खड़ा होना भी जरूरी है, ये एहसास उनको दिलाइए। नाज़रीन, 10वीं बात ये है कि अपने बच्चों को सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाइए। हमारे यहाँ कितना कहा जाता है कि भाई बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें, सेक्स एजुकेशन दें, और जब भी ये बात कही जाती है दो तबके खड़े हो जाते हैं। एक कहता है कि देनी चाहिए, दूसरा कहता है नहीं देनी चाहिए। हमारे मुआशरे में इस वर्ड को अगर अच्छा नहीं समझा जाता, हर कल्चर के अलग वर्ड्स होते हैं, हमें ये बात समझना चाहिए। तो हमारे कल्चर में अगर इस वर्ड को सही तरह से नहीं समझा जाता तो वर्ड चेंज कर दें। आप सेल्फ प्रोटेक्शन कह दें, बच्चों को सेल्फ प्रोटेक्शन की तालीम दीजिए, अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस की तालीम दीजिए। उनको ये बताइए कि अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है, और ये इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा, किसी को एतराज़ नहीं होगा। हर क्लास के अंदर आप एक चैप्टर भी शामिल कर सकते हैं गवर्नमेंट की सतह पे। अगर गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही तो माएँ तो करें। माएँ अपने बच्चों को बताते रहें कि किससे कितनी बात करनी है, किससे किस तरह से करना है, किससे हाथ मिलाना है, किससे हाथ नहीं मिलाना, किससे दूर से बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, किसके पास बैठना है, किसके पास नहीं बैठना। ये सब बातें बच्चों को बतानी है, और ये भी बतानी है कि जहां भी वो अनकंफर्टेबल फील करें फौरन आपको आके बताएं। अगर वो नहीं बताएंगी तो ये उनकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत खतरनाक होगा। लड़कों के लिए भी खतरनाक होता है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं, लड़कियों के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो उनको सेल्फ डिफेंस और सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाइए। अगली बात यह है कि अपने बच्चों को सख्त मेहनत करना सिखाइए। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा है बहुत सारी लड़कियां क्लास 6 तक 7 तक इसी एज में पहुंचती है ना, टीन एज के अंदर 7 तक 8 में जब पहुंचती हैं, उस वक्त तक उनका एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, या उनकी एजुकेशन कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, क्लास में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन कुछ वालिदैन इस वक्त इस ज़रूरत को समझते हैं और उनको मेहनत करना सिखाते हैं। इस वक्त में मेहनत करने का फ़ायदा ये होता है कि वो मैट्रिक के अंदर 9th और 10th के अंदर इतनी मेहनत करते हैं कि जो उनकी कमी रह गई थी पहली, वो सारी की सारी कंपनसेट हो जाती है, कवर हो जाती है। अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा मेहनत करना इतना ज़रूरी है। इस एज में अगर मेहनत नहीं की तो फिर सारी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। इस एज में अपने ऊपर मेहनत कर ली तो सारी ज़िंदगी उसका फल मिलेगा।
अपने बच्चों को सख्त मेहनत करना सिखाना आपका काम है, करना उनका काम है। लेकिन बार बार पॉइंट ये है कि अपने बच्चों को उनके ख्वाब पूरे करने में खौफ पर काबू पाना सिखाइए। देखिए, लड़कियों को डराना आसान होता है, हम ये बात जानते हैं। स्कूलों में देख लीजिए, लड़कियां अपनी बेइज्जती के खौफ से डर जाती हैं कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए। लड़के मार खाने का भी खौफ नहीं रखते अपने दिलों में, बहुत सारी हालतों के अंदर। बाज़ों का टीचर्स डांटती होती हैं, लड़के हंस रहे होते हैं, लेकिन लड़कियों को ये एहसास होता है कि कहीं हमारी बेइज्जती तक ना हो जाए, तो लड़कियां इसलिए डर जाती हैं। लड़कियों को डराना आसान होता है। ये खौफ बाज़ औक़ात फ़ायदेमंद होता है, बाज़ औक़ात बहुत नुकसानदेह होता है। उनके अंदर ये खौफ बैठ जाता है कि हम अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। देखें नाज़रीन, जब अल्लाह ने आपको इंसान बनाया ना, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि आपकी बेटियां अशरफुल मखलूक़ात हैं। उनके भी बड़े बड़े ख्वाब हैं और उनको भी वो पूरा कर सकती हैं। और उनके ख्वाबों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खौफ होता है। उनको बताएं कि डरने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो कर सकते हो अगर तुमने उसकी प्राइस पे की। कहते हैं कि दिल में किसी ख्वाहिश का पैदा हो जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने वो चीज आपके लिए महफूज कर रखी है। जो ख्वाब आपने देखा है आप उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत होती है। वो ख्वाब आपकी झोली में नहीं डाल दिया जाएगा, आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो कीमत बाज़ औक़ात वक्त होता है, बाज़ औक़ात मेहनत होती है, बाज़ औक़ात दूसरी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने वो प्राइस पे करने के लिए अपने बच्चों को तैयार नहीं किया, और उस प्राइस पे करने में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो खौफ होता है, तो अपने बच्चों को बताएं कि बेटा ये ख्वाब तुम पूरे कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती, बस तुम्हें यही करना पड़ेगा। जो हमने पिछले पॉइंट में बताया हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हारे ख्वाब पूरे होंगे। तो जैसे जैसे बच्चों के दिल से खौफ निकलेगा वो अपने ख्वाबों के करीब होने शुरू रहेंगे। लेकिन आखिरी बात जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़कियों को खास तौर पे सिखाने की ज़रूरत है, लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन लड़कियों को खास तौर पे कि उनके अंदर खुदा पे भरोसा पैदा कीजिए। ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। हमारे वालिदैन एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को दीनदार बना दें, और उनके नज़र में दीनदारी क्या होती है कि बस वो अल्लाह रसूल का नाम ले लेके डराते रहते हैं, अपने इखलाक और किरदार से मुतासिर नहीं करते। अपनी ज़िंदगी नाशुक्री से भरी होगी, अपने बच्चों से कहेंगे शुक्रगुजार बन जाओ। अपनी ज़िंदगी में चिड़चिड़ापन होगा, नफरत होगी, शिकवा शिकायत होंगी, और बच्चे उससे चाहेंगे कि वो दीनदार बन जाए। असल दीनदारी क्या है? असल दीनदारी ये है कि अल्लाह ताला की इबादत, हुकूकुल इबाद के साथ हुकूकुल अल्लाह का ख्याल रखना। तो अगर आप खुद हुस्न अखलाक का इजहार नहीं करेंगे, हम अपने अल्फाज से बच्चों को दीनदार करने की कोशिश करते हैं, अपने किरदार से नहीं। अपने बच्चों को अपने इखलाक से दीनदार बनाएं, अपने अल्फाज से नहीं, वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। नाज़रीन, 13 बातों का ख्याल रखें, आप देखेंगे कि आपके बच्चों की शख्सियत कितनी तेज़ी के साथ निखरना शुरू हो जाएगी। आपकी बच्चियां अपनी शख्सियत का भरपूर इजहार करके कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।